नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। देखिए, नेपाल की राजनीति में 2026 का ये आम चुनाव एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत दे रहा है। दशकों से जहां नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, यूएमएल जो पार्टीज थी, माओवादी पार्टी थी, वो केंद्र जैसे पारंपरिक पार्टियों का प्रभुत्व निभा रही थी, एक वर्चस्व था। वहीं अब एक नई राजनीतिक ताकत उभर कर हमारे सामने आ रही है, जिसका नाम है बालेंद्र बालेन शाह। हम सब जानते हैं, टिकटॉक पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, कई सारे जो हैं इनके चर्चा के विषय रहे हैं। उनकी नई राजनीति का विषय हमारे सामने उभर कर आ रहा है। ये एक इंजीनियर, रैपर से नेता बने बालेन शाह ने युवाओं के समर्थन से इन्होंने नेपाल की राजनीति में एक नई दिशा दी है पॉलिटिक्स में। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये नेपाल की नई पीढ़ी की राजनीति की शुरुआत है, या इसका असर भारत और नेपाल के संबंध पर भी पड़ेगा। इन सारी चीजों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आइए आज के अपने इस टॉपिक में एंटर करते हैं। जेंजी वेव इन नेपाल, बेलेन शाह डिफीट्स केपी ओली। इतने पुराने नेता को डिफीट कर देना कोई छोटी बात नहीं होती है। और इसमें बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में नेपाल में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बाजी मारी है, वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। क्योंकि नेपाल की जनरेशन, याद होगा जेंजी, जो एक पिछली साल जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद इनका नाम बहुत उभर कर आ रहा है। और इन्होंने कैसे सरकार को गिराने पर मजबूर किया और अब चुनाव में अपना दबदबा कायम कर लिया है, एक जेंजी नेता को वहां पर लाकर। ठीक है। आइए, इसमें नेपाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव जो हमें देखने को मिला है, जैसा कि मैंने कहा कि 2026 में ये जो आम चुनाव हुए हैं, दक्षिण एशिया के बहुत ही बड़े बदलाव लेकर आए हैं। ना केवल नेपाल के लिए बल्कि भारत के लिए भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जो आरएसपी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उसके नेता जिनका नाम अभी चर्चा में छाया हुआ है, बालेंद्र शाह, जिनको बालेन शाह के नाम से जाना जाता है, एक शानदार प्रदर्शन हुए और नेपाल में जो है इनकी पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था को इन्होंने चुनौती दी। जो परंपरागत रूप से 3 पार्टियां ही हमेशा काबिज रहती थी, उनको दरकिनार करके अपनी पार्टी को आगे लेकर आए। और कई दशकों तक नेपाल की राजनीति 3 मुख्य दलों के आसपास हमेशा घूमती थी, जो चर्चा का विषय रहती थी। नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो है माओवादी केंद्र। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, हमेशा एक दूसरे के गठबंधन के साथ ये आती थी, बहुत जल्दी-जल्दी डिफीट कर देते थे, एक दूसरे के साथ गठबंधन के साथ आती थी, कभी सिंगल इंडिविजुअली आती थी। लेकिन इतने अच्छे नंबरों के साथ जो इनका इलेक्शन हुआ है, जो जीत हुई है, हम बात करेंगे बालेन शाह की, तो इन्होंने कहीं न कहीं इन पार्टीज़ को एक मुँह तोड़ जवाब कहें तो दिया है। और 2026 के चुनाव ने क्या किया है, इस पुराने प्रभुत्व को तोड़ दिया यहाँ पर। और जो नेपाल में नई पीढ़ी जेन ज़ी जिसको कहते हैं, उसकी राजनीति को बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत दिया है कि अब समय बदल रहा है, जियोपॉलिटिक्स में चीज़ें बदल रही हैं। तो मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट जो नेपाल में हुआ है 2026 में, बालेन शाह की एंट्री ने जो पूरा बदलाव किया है 2026 में, कहने कैसे 3 मेजर पार्टीज़ को दरकिनार करके अपनी पार्टी आरएसपी को काबिज़ किया है। और इंजीनियर और रैपर से फिर ये मेयर बने, कौन है? बालेन शाह। तो सबके मन में एक प्रश्न आया होगा कि ऐसा एक ज़ेनज़ी नेता जो उभर कर आता है, जो ज़ेनज़ियों का जो माई-बाप बनता है और आज फिर वो नेता के रूप में उभर कर आता है, तो आखिरकार है कौन? इतना चर्चित नाम ये क्यों है? तो बालिन शाह एक्चुअली देखेंगे, ये रैपर भी रहे हैं, एक इंजीनियर रहे हैं। और इन्होंने रैपर में आप देखेंगे ज़्यादातर पॉलिटिक्स में जो भ्रष्टाचार है, हिंसा है, और हम कहेंगे यहाँ पर इन्होंने जैसे अभिजात वर्ग है, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अभिजात वर्ग, सामाजिक असमानता को लेके कई सारे अपने जो हैं सॉन्ग्स दिए हैं, कई सारी आलोचनाएँ की है अपने गानों के थ्रू। फेमस नेपाली रैपर इनको कहा जाता है, उनके गानों में ये सारे तत्व आपको देखने को मिले हैं। इसी वजह से उनका संगीत जो है आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा घुल-मिल गया और शहरी युवा और छात्रों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, जिसके कारण इनको जाना जाता है। इनके जन्म की बात करें तो 1990 में ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर रहे हैं। और दक्षिण एशिया के सबसे अलग राजनीतिक नेताओं में अभी फिलहाल ये गिने जा रहे हैं। तो सेंसेशन है भी इंटरनेट की, पहले भी थे, लेकिन अब एक अलग तरीके से अब नेता के रूप में हैं। तो फ्रॉम इंजीनियर टू रैपर टू मेयर जो अब हैं यहाँ पर नेपाल, हू इज़ बालेन शाह। अब यहाँ पर किस प्रकार से जो है अपने गानों के थ्रू जो फेमस हुए थे, ना केवल अब रैपर है बल्कि एक पॉलिटिशियन यहाँ पर जो एक लीडरशिप की क्वालिटी के साथ उभर कर आ रहे हैं। अगर हम नेपाल की राजनीति की बात करें, देखिए भारत में भी लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर वहाँ पर भी जो है एक समय से लोकतंत्र की जो व्यवस्थाएँ वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इस बीच में कई सारी सरकारें गईं, हर 6 महीने, 2 साल, 1 साल में प्रधानमंत्री बदलते रहते थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे राजनीतिक व्यवस्था जो है वहाँ पर भी संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ संसदीय प्रणाली लागू होती है। जैसे हमारा 545 जो हमारे यहाँ सदस्य हैं टोटल, वहाँ यहाँ पर भी संसद में 275 सदस्य हैं, जिसमें से 165 सीटें जो हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भारत की तरह ही होती है, और इसमें से जो भी जितने प्रतिशत लोग जीत के आते हैं
उनमें 110 सीटों पे जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा उनको बाँटा जाता है और पालिका का प्रमुख वहाँ भी प्रधानमंत्री होता है जैसे भारत में होता है और इनका राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जैसे कि सेम भारत में होता है। प्रेज़ेंट टाइम में इनके ये यहाँ पर जो हैं राष्ट्रपति ये हैं। अगर 2006 में पुराने समय में जाएँ तो नेपाली गृह युद्ध के बाद राजतंत्र यहाँ पर समाप्त हो गया था जिसके बाद हम देखते हैं नेपाल में बार-बार गठबंधन की सरकारें राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली है। एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके ही आती थी लेकिन जनता के बीच में इस प्रकार से रह पाना एक राजतंत्र के बाद बहुत मुश्किल चैलेंजिंग था। लेकिन अब बीड़ा उठाया है जेन-ज़ी ने और देखिए किस प्रकार से पलटवार किया है। 2008 से अगर 2025 का सफर देखें तो नेपाल में 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री जैसा कि मैंने कहा बदल चुके हैं। ऐसी हालात में बालेन शाह का यहाँ पर आना प्रधानमंत्री के रूप में एक तारीफ़े काबिल है लेकिन उनके लिए चैलेंजेस भी बहुत होने वाले हैं, उसको हम समझेंगे। तो बैकग्राउंड क्या है नेपाल की पॉलिटिक्स सिस्टम का उसको हमने देखा कि कब से ये शुरू हुआ, कितने मेंबर्स हैं और कब से हमने देखा 2008 से 25 के बीच में कई सारे प्रधानमंत्री यहाँ बदले हैं। नेपाल की राजनीति में नया चेहरा जो बालेन शाह है वो आरएसपी का उदय कहा जाता है। 2022 में बेसिकली अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हम चलते हैं इन्होंने बालेन शाह ने क्या किया था, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू का मेयर चुनकर ये जीतकर नेपाल की राजनीति में वापस आए थे। इन्होंने राजनीति में आकर इन्होंने चौंका दिया क्योंकि हमेशा से रैपर रहे हैं, इस प्रकार से टिकटॉक इत्यादि जो सोशल मीडिया हैंडल्स पर इन्होंने रहकर काम किया है। लेकिन एक राजनीति में जब ये कूदे 2022 में, तो उन्होंने पारंपरिक जो पार्टी थी जैसे नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल इन सबको चौंका दिया, इन उम्मीदवारों को यहाँ पर हरा दिया। सोचिए उन्हीं के एरिया में इनको हरा दिया। तो अपने आप में बड़ा कॉन्सेप्ट और बड़ा चैलेंज उन्होंने फेस भी किया होगा और इनको चैलेंज दिया भी होगा। तो इस जीत के बाद एंटी जो है एस्टेब्लिशमेंट राजनीति के प्रतीक के रूप में उभर कर आए हैं और इसी समय पे आप देखेंगे आरएसपी का भी गठन हुआ था 2022 में। इसका गठन जब किया था वो पत्रकार राबी लमिचाने ने किया था। 2022 में आरएसपी का गठन हुआ था। इस पार्टी को शायद उतना नहीं जानता था। जैसे ही इसमें बालेन शाह उतर कर आए, इस पार्टी को बूम मिल गया। कहते हैं ना कि एक तिनके को सहारा मिल गया तो 2022 में बालेन शाह ने जब इसको जॉइन किया तो बूम हो गई ये पार्टी और काफ़ी चर्चा का विषय रही और ये पार्टी ज़्यादातर इनका जो मोटो होता था कि किन चीज़ों पे फोकस करेंगे, जैसे भ्रष्टाचार विरोध, प्रशासनिक सुधार, पारदर्शी शासन, आर्थिक आधुनिकीकरण और डिजिटल सरकार की बातें करते थे। आप देखेंगे कि भारत में जैसे आम जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी जो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसी कुछ पैमानों पे जो पार्टी आई थी, लेकिन बाद में चीज़ें बदली वो अलग बात है। लेकिन इनका जो मेन एलिमेंट्स थे पार्टी को बनाने के पीछे के जो तत्व थे, मंशा थी, वो कुछ इसी प्रकार से थी और इसी प्रकार से तुलनात्मक रूप से इनको इस प्रकार से वहाँ पर देखा जा रहा है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने जब जो है पॉलिटिक्स में एंटर किया था तब उस पार्टी पार्टी बनी थी तो उन्होंने इस प्रकार का दिया था कि हम भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, ये सारी चीज़ों पे काम करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है बालियान जो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं बालेंद्र जिनका नाम बालेन शाह है, उनको इस प्रकार से देखा जा रहा है और बालेन शाह जैसे नेताओं के कारण नई राजनीति को नेपाल के युवाओं का जबरदस्त समर्थन मिला है, जैसे कि आम आदमी पार्टी को एक समय पे मिला था। कुछ तुलनात्मक रूप से ऐसी चर्चा निकल कर आ रही है। ठीक है, तो नेपाल की राजनीति में नया चेहरा बालेन शाह आरएसपी का उदय लगभग एक साथ ही हुआ है। इस पॉलिटिक्स को सहारा ही बालेन शाह ने दिया और बूम करके अपने नाम से इसको आगे लेके गए हैं। तो अब यहाँ देखेंगे 2025 का जो युवा आंदोलन है, इस पार्टी को और इस पर्सन को एज़ प्राइम मिनिस्टर लाने का एक बहुत बड़ा रोल निभाया है जेन-ज़ी प्रोटेस्ट जो 2025 में हुआ था। आपको याद होगा कई सारे युवाओं ने विरोध प्रदर्शन नेपाल में किया था, चुनाव परिणामों को बहुत प्रभावित भी किया था। विरोध का कारण क्या था? उस वक़्त युवाओं का विरोध था कि भ्रष्टाचार घोटालों के खिलाफ उन्होंने विरोध उत्पन्न किया। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी के कारण विरोध प्रदर्शन किया, महँगाई, खराब शासन व्यवस्था और बार-बार सरकार गिरने के कारण उन्होंने इस बार ऐसा 2 तिहाई बहुमत के साथ उनको यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि उनकी इंडिविजुअली कोई एक पार्टी एक बहुत अरसे के बाद जीती है बिना किसी गठबंधन के। तो ये कहीं न कहीं रोष है 2025 का जेन-ज़ी का जो प्रोटेस्ट था उसको लेकर और उन्होंने कहा कि चलो इस बार इस प्रकार से कुछ जिताकर देखते हैं कि देश में क्या नया कायाकल्प होता है। तो देखते हैं समय के साथ-साथ क्या चीज़ें होती तो विरोध का पैमाना जो है हज़ारों प्रदर्शनकारी उस वक़्त सड़क पर उतरे थे और ख़ास करके काठमांडू में, पोखरा में, बिटारनगर में कई जगह पुलिस से जो है हिंसक झड़पें भी हुई और दर्जनों लोगों की मौत हुई थी 2025 में जो जेन-ज़ी प्रोटेस्ट हुआ था। इन प्रदर्शनों के प्रेशर में सरकार ने को जो है 2026 में जल्दी चुनाव कराने पड़े लेकिन उसका नतीजा पॉजिटिव ही रहा है। युवाओं का यही गुस्सा बालेन शाह का मुख्य वोट बैंक बन गया। उन्होंने यहाँ पर राजनीति में
एक जो दाँव पेच खेला है, ये जेन का जो प्रोटेस्ट था, वो उनके लिए कहते हैं ना कि किसी का दुःख किसी के सुख का कारण बन जाता है। तो बालेन शाह के लिए 2025 का जो जेन प्रोटेस्ट था, वो उनके लिए बहुत मददगार साबित हो गया, है ना? तो ये सारी चीज़ें स्केल ऑफ द प्रोटेस्ट यहाँ पर कहाँ-कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था, उन सब चीज़ों को देखा। नेपाल इलेक्शन अगर 2026 की बात करें तो बालेन शाह की ऐतिहासिक जीत हमने देखा, बताया जा रहा है कि किस प्रकार से इतनी बड़ी-बड़ी पार्टीज़ या इतने बड़े-बड़े आप देखेंगे बालेन शाह के ने जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे केपी ओली को जो है उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में हरा दिया और काफ़ी ज़्यादा वोटों से लगभग 68,000 वोट पाकर बालेन शाह ने ओली को बड़े अंतर से हराया, जिन्हें करीब 18,700 वोट मात्र मिले हैं। ठीक है, इसे नेपाल में राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती चुनावी हारों में से एक माना जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति वर्षों से वहाँ पर काबिज़ होता आ रहा है। एक जो ऐज गैप है, उस ऐज गैप ने जनता की मोनोपोली को बताया है, उनको जिताकर और जनता ने बताया है कि जो जेन प्रोटेस्ट था, उसको नाम सिर्फ जेन ऐसे ही नहीं रखा गया था। इस व्यक्ति को चुनकर भी बताया है कि अब जो है पुराने को हटाकर नए को लाने की आवश्यकता है, एक नई सोच को लाने की आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी कई क्षेत्रों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि पारंपरिक पार्टियों को दलों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है और 2026 के आम चुनाव ने नेपाल की राजनीति में बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाया है। तो ये ना केवल नेपाल के लिए बल्कि उसके अड़ोसी-पड़ोसी देशों के लिए भी ये प्रभाव दिखाई देगा क्योंकि केपी शर्मा ओली का अगर देखा जाता तो कहीं न कहीं एंटी इंडिया चीज़ों को करते थे। हालाँकि बालेन शाह के बारे में डायरेक्टली सुनने को नहीं मिला है, लेकिन ऐसे थॉट प्रोसेस से पता चलता है कि ये भी शायद एंटी इंडिया तत्व इनके अंदर थोड़े से हैं। बाकी देखना रहता है क्योंकि एक जब कंधों पर देखिए एक मेयर होना और एक प्रधानमंत्री होने में बहुत अंतर होता है। जब वो इस पोज़ीशन पे आता है तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो कुछ जो पर्सनल इश्यूज़ होते हैं उनको दरकिनार करके हमें सोचना पड़ता है। बाकी देखते हैं समय के साथ उनका क्या रवैया भारत के प्रति रहता है। तो एक हिस्टोरिक विक्ट्री जो यहाँ पर जेन ज़ी के प्रोटेक्शन के बाद दिखाई दे रही है मालिन शाह को लेकर बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। नेपाल के पुराने राजनीतिक जो अभिजात वर्ग है, उनका पतन होता हमें यहाँ दिखाई दिया। अगर आप ध्यान देंगे उन पार्टीज़ के उन नेताओं पे जैसे कि नेपाली कांग्रेस की स्थापना 1947 में हुई थी। सोचिए उसको हराकर 2022 में बनी पार्टी ने अपने आप को स्वतंत्र वहाँ पर करा के और अच्छे वोटों के साथ जीत कर यहाँ पर काबिज़ हो रहा है। ऐतिहासिक रूप से नेपाल की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी को नेपाली कांग्रेस माना गया है। इस पार्टी में समस्या क्या थी? भ्रष्टाचार के कई आरोप थे इन पर। आंतरिक गुटबाजी बहुत हुआ करती थी, इसके कारण इनका ना जीतना बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, सीपीएन यूएमएल नेतृत्व केपी शर्मा ओली थे जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इस कम्युनिस्ट पार्टी का जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत आधार था, लेकिन इसकी लोकप्रियता कम होती चली गई क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिकली ठहराव नहीं दिखा, बेरोजगारी बहुत दिखी इनके दौरान, राष्ट्रवादी विवाद बहुत दिखे और शासन पर आलोचनाएँ बहुत ज़्यादा इनकी देखने को मिली है। इस कारण से भी इनको जो है अभी जेनज़ीज़ जो वहाँ के या वहाँ की जनता ने इनको नहीं चुना है। और माओवादी केंद्र की बात करें तो इसका नेतृत्व पुष्प कमल दहल ने किया था। ये वह पार्टी जिसने नेपाल के गृह युद्ध का नेतृत्व उस समय पे किया था। तो इन सारी पार्टीज़ को हराकर सोचिए कितनी पुरानी-पुरानी पार्टीज़ हैं, इनको हराकर कोई 2022 में लेटेस्ट में बनी पार्टी अगर जीत कर आ रही है, तो अपने आप में ये एक जो है ऐतिहासिक जीत माना जाएगा क्योंकि एक आम जनता के बीच में एक आज का व्यक्ति अगर निकल कर एक प्रधानमंत्री के एक युवा अगर कहें जेन ज़ी में कहें, भाषा में कहें युवा अगर निकल कर आ रहा है, तो एक बड़ा कहीं न कहीं हमारे समाज में ये एक जो गैप है, एक सोच का, एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एक थॉट प्रोसेस का जो गैप है वो दिखाता है कि भैया अब आपकी ज़रूरत नहीं है, उसी ढर्रे से अगर आप चलेंगे तो हम आपको नहीं जिताएँगे। तो ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन नेपाल में आया है एक लंबे समय के बाद, 2008 के बाद जो 25 के बीच में हज़ारों हज़ारों या जितने भी मतलब माफ़ी चाहती हूँ शब्दों में एक कहावत के रूप में कई सारे प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। तो अब देखना है कि जो 2026 में जेन ज़ी के जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ये कितना लंबा अपनी पोज़ीशन पर रहते हैं, है ना? तो इतने लोकप्रिय क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने बताया इसके पीछे सबसे पहले उनके भ्रष्टाचार विरोधी और क्लीन आउटसाइडर छवि लोगों को बहुत पसंद आई। देखिए सेम वही पद चिन्ह है जैसे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के थे। ठीक है? दूसरा इन्होंने टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए लाखों युवाओं तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की, कनेक्ट करने की कोशिश क्योंकि आज के समय में अगर आप आज के युवाओं के साथ अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे किसी भी स्तर पर, आप चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे आप सिंगर हो, डांसर हो या फिर एक टीचर भी हो, अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाएँगे तो आप जीत नहीं सकते किसी भी क्षेत्र और जीत मात्र वोटों की नहीं होती है। जीत
होती है दिलों की भी। तो यहाँ ने दिलों को जीता और अपना इलेक्शंस में अपने लिए जो इतने अच्छे वोट बैंक उन्होंने हासिल किया और लाखों युवाओं के दिलों में बसे और इन्होंने उनकी मर्म पर जो है हमला किया और बताया कि इस चीजों पे काम होना चाहिए। तो भाई लोगों को लगा ये जीत के आएंगे तो काम करेंगे, देखते हैं काम करते हैं या नहीं। तो काठमांडू के मेयर के रूप में मात्र आने वाले उन्होंने अवैध निर्माण हटाने, कचरा प्रबंधन सुधारने और नगर सेवाओं को डिजिटल बनाने जैसा कदम उठाया। तो जैसा मैंने कहा, मेयर पर बने होना प्रधानमंत्री के कार्यकलापों को करने में बहुत अंतर होता है। तो क्या ये इस गैप को कंपनसेट कर पाएँगे? और साथ ही नेपाल की बड़ी युवा आबादी में उनको लेकर भरपूर समर्थन दिया, क्या उसको वो खुश कर पाएँगे? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे। तो अब चैलेंजेस बालेन शाह को लेकर जो है नेपाल में क्या हो सकते हैं, बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। क्योंकि चुनाव में सफलता मिलना और उसको अमली जामा पहना पाना उन कामों को जिसको आपने सिर्फ़ प्रवचनों में कहा है, उसको ज़मीनी स्तर पर या फिर अमली जामा पहनाने में अंतर होता है। जैसे कि चुनावी सफलता के बालेन शाह के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आई हैं। जैसे नेपाल में राजनीति में अक्सर गठबंधन सरकार हमेशा से बनी है, अब ये इंडिविजुअली पूरी तरीके से जीती है। तो इसलिए स्थिर सरकार चला पाना वहाँ पर शायद थोड़ा आसान नहीं होगा। इसके अलावा पुरानी नौकरशाही जो वहाँ पर इतने सालों से अब ओली ओली जो वहाँ पर बैठे हुए हैं या फिर और भी कई नेता पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था जो हमेशा एक ढर्रे से चली आई, क्या इनको शांतिपूर्वक वो काम करने देगी, वो देखना होगा। आर्थिक मोर्चों पर भी नेपाल में बेरोजगारी, विदेशी रेमिटेंस पर निर्भरता और कमज़ोर बुनियादी ढाँचे ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। क्या उसके कंडीशन में क्या बेहतरी करके दिखाएँगे? साथ ही जो फ़ॉरेन पॉलिसी में नेपाल का इंडिया और चाइना के बीच जो बैलेंस है, उसको बनाकर चलना होगा ताकि ना केवल घर के अंदर बल्कि बाहर कहते हैं ना मित्र का विकल्प है पर पड़ोसी का विकल्प नहीं होता। तो ऐसे में बालेन शाह क्या भारत और चाइना के साथ जो एक संतुलन की नीति है, क्या उसको बना के रखेंगे या उनका झुकाव किसी एक देश की ओर होगा? बेसिकली नेपाल की अगर होगा, तो उसका प्रभाव भी भारत को झेलना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, जब आपकी सीमाओं के आस-पास के कोई जैसे आप सीमाओं के आस-पास अगर कोई नेता आपके पक्ष में नहीं है, दूसरे देश में, तो उसका दंश जो है कहीं न कहीं उस पड़ोसी देश को झेलना पड़ता है, उनकी थॉट प्रोसेस की वजह से झेलना पड़ता है, ठीक है? तो भारत उसे ध्यान से क्यों देख रहा है? भारत इसलिए हमेशा अपने पड़ोसी देशों के अंदर क की क्रियाकलापों को देखता है क्योंकि उसके अंदर के प्रभावों की चिंगारी जो है ना, उसपे भारत पे भी पड़ती है। जैसे बांग्लादेश में ही देख लीजिए, कितना बड़े मुद्दे आए हैं, उसका प्रभाव भारत में दिखाई दिया है ना। उसी प्रकार से भारत बालेन शाह पर करीबी नज़र रखे हुए है क्योंकि उनका उदय नेपाल की नई पीढ़ी की राजनीति के प्रतिनिधित्व के रूप में हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हुआ है, जेन-ज़ी के। और भारत की मुख्य चिंताएँ कुछ इस प्रकार हैं कि क्या जो बालेन शाह आए हैं, वो जल विद्युत सहयोग जो हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है, वो कंटिन्यू रखेंगे भारत के साथ या नहीं? या फिर नेपाल चीन के और करीब चला जाएगा अपनी जो है चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए? या फिर सीमा विवाद और बढ़ सकता है क्या नेपाल के साथ? या फिर हालाँकि अभी तक भारतीय जो पॉलिसी है, निर्माता उनके साथ काम करने को लेकर सावधानीपूर्वक या आशावादी बने हुए कि होप फॉर द बेस्ट, है ना? अच्छे के लिए सोचो तो व्हाई इंडिया इज़ वाचिंग हिम क्लोज़ली, देख रहा है कि वो कुछ भी अगर मूवमेंट करते हैं तो उसका प्रभाव भारत की अंदर, ना केवल भारत के अंदर बल्कि उसकी आर्थिक राजनीति पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पर जो भी क्रियाकलाप होंगे। तो आई होप यहाँ पर चीज़ें आपको समझ आई होंगी, छोटा टॉपिक था लेकिन उनकी बैकग्राउंड को हमने समझा, बालन शाह के बारे में समझा, केपी ओली जो अभी लेटेस्ट में जो रही हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर उनके बारे में समझा और क्या डिफरेंशिएट था इतनी पुरानी पार्टीज़ को छोड़कर नई पार्टी को चुनना, एक एज गैप कह लें या फिर एक जो एक ईयर गैप जो हमें पार्टीज़ के बीच में देखने को मिला है, उस बीच में नई पार्टी आती है और नए तरीके से जी जाती है जस्ट लाइक आम आदमी पार्टी। तो मज़ेदार होगा आगे की इसकी पॉलिटिक्स को निरंतर देखने के लिए। तो भारत के साथ क्या प्रभाव इसका पड़ेगा उसको भी समझेंगे। जैसे-जैसे समय बीता आता जाएगा और जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम उसको धीरे-धीरे समझते जाएँगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और ताकि टाइमली नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। इसी के साथ-साथ हमारे साथ निरंतर बने रहें देवघर आईएएस अकेडमी पर। मैं फिलहाल यहाँ पर विदा लेती हूँ। कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।